हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाम बड़ा सुंदर सा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब डीएनए की सहायता से अगर आप किसे पहचानना चाहें, किसी को भी, वो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिवाइस किया था, इस डिज़ाइन दिया था इस टेक्निक का। किताब से आप अगर इसे थोड़ा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा समझ में ना आए। अपने दिमाग को यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, आपको 100% समझ में आएगी। आपने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? ह्यूमन, इसका जो टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही पढ़ा था ना। उसमें एक जो चीज़ आपके सामने आई कि ज़्यादातर जो सीक्वेंसेस हैं वो रिपीटिटिव सीक्वेंसेस हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार। बेसिकली जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, जैसा कि इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि कोई फिंगरप्रिंट जैसी चीज़ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम केवल क्या करते हैं, दो लोगों के डीएनए को मैच करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ कहाँ काम में आती है? कोई भी जैसे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज हो या कोई आपराधिक घटना हो, वहाँ पे अपराधी की पहचान करनी हो, तो इस तरीके के केसेस में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में आती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपको सैंपल मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी घटना स्थल से कोई आपको ब्लड की ड्रॉप मिली, तो वो आपने कलेक्ट कर लिया, उसका डीएनए निकाल लिया। अब जिन लोगों पे शक है उनका ब्लड लेकर भी आप डीएनए निकाल के दोनों का मैचिंग करते हो। अभी तो इसका जो सिनेरियो है, जैसे फिंगरप्रिंटिंग वाला, आपके दिमाग में केवल यही बन रहा है कि अपराधियों की पहचान, लेकिन इससे हम प्लांट्स के डीएनए को भी मैच कर सकते हैं। इवोल्यूशन में जैसा कि हम देखते हैं कि भाई ये इसके ज़्यादा नज़दीक है कि ये दूर है, अगर ऐसा अंदाज़ा हम लगाना चाहें तो जिन प्लांट्स के डीएनए ज़्यादा मैच होते हैं वो ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो अगर हम दो प्लांट्स के डीएनए को मैच करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरह के उस टेक्निक से, तो फिर आप उसमें ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन में कौन से दो प्लांट जो है वो नज़दीक हैं। एनीवे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिसमें दो या दो से अधिक सैंपल्स को हम कंपेयर करते हैं, एक साथ संभव है। मान लीजिए अगर एक सैंपल के साथ अगर आप 4 लोगों के डीएनए को कंपेयर करना चाहते हैं तो ये भी एक साथ संभव है। इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जिसमें आप जो देखने वाले हैं, एक तो आएगा एंडोन्यूक्लियस। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही परिचय है। एंडोन्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा डिटेल से तो आप कब पढ़ेंगे? जब आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना आपके लिए आवश्यक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो आप पढ़ेंगे एंडोन्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा, दूसरा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तीसरा आप पढ़ेंगे थोड़ा सा बफर सॉल्यूशन के बारे में, चौथा नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, पांचवा ऑटो रेडियोग्राफी, एक थोड़ा सा VNTR के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ों का आपको थोड़ा सा प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या है? डीएनए को काटने वाला एक एंजाइम है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। डीएनए को काट करके छोटे टुकड़ों में कर देता है, वो क्या है? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मैंने आपको बताया था कि जेल की एक स्लैब तैयार की जाती है, उसमें सैंपल लोड किए जाते हैं जो
एंडोन्यूक्लियस से काटे हुए सैंपल हैं वो लोड करके इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब हम रन करते हैं तो वो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो उस जेल के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो पीछे रह जाएगा, छोटे फ्रेगमेंट्स आगे आ जाएंगे। ठीक है। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच निश्चित होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बफर सॉल्यूशन इसमें इस्तेमाल करेंगे, कम पीएच वाला। उसका क्या रोल है मैं बताऊंगा आगे। फिर आगे आता है नाइट्रोसेलुलोज पेपर। नाइट्रोसेलुलोज पेपर क्या, एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लाइक पेपर है जिस पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए अरेंज हुए ना, मान लीजिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो जेल है यहाँ पर इस तरीके से अरेंज हो गए, इनको हम ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर। जब नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफर करेंगे तो उस पर चिपक जाएंगे वो। ठीक है, और वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। पहले डबल स्ट्रैंडेड थे, सिंगल स्ट्रैंडेड होने के पीछे बफर का ही कारण है कि जब पीएच बहुत ज़्यादा कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिजोल्व हो जाने के कारण केवल सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। उसके बाद क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज पेपर को हम हाइब्रिडाइज करते हैं वीएनटीआरस के साथ। वीएनटीआरस क्या है, रेडियो लेबल्ड है। क्या है, रेडियो लेबल्ड। रेडियो लेबल्ड क्या होते हैं, जैसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं, ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा तो कोई फोटोग्राफिक फिल्म अगर उसके पास रखेंगे तो उस पर निशान बन जाएगा ना, तो वो टेक्निक का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। अब इसको सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने देखिए सैंपल्स हैं 2। आपके सामने कितने सैंपल्स हैं, 2 सैंपल्स हैं, जिसमें से मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी है। सैंपल का मतलब आपके पास 2 प्रकार के डीएनए हैं जिनको मैच करना है कि वो एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं खाते। या ये मान लीजिए आप तीसरा सैंपल भी मान लीजिए कि सी भी है आपके पास। ठीक है, जो पहला स्टेप होगा, ऑटो रेडियोग्राफी और ये सब स्टेप हैं सारे के सारे, लेकिन जो पहला स्टेप होगा वो याद रखिए, नोट करते जाइएगा साथ साथ में अपनी कॉपी में। पहला स्टेप होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पहला स्टेप होगा। ठीक है, पहला स्टेप लिख लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। अब बाद में लिख लेना चाहिए क्योंकि टेबल कहीं ऐसा ना हो कि टेबल हिले और फिर रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए पहला जो स्टेप है। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए, आपको डीएनए एक्सट्रैक्शन बताया था ना हम, क्या करके, हाँ पहले पेस्ट बनाते हैं उस लिक्विड डिटर्जेंट और नमक के साथ, और बाद में उसमें चिल्ड अल्कोहल डालते हैं तो उसके बाद वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसी तरीके से, हालांकि वो एक हमारा एक जनरल सा प्रोसीजर था, लेकिन अगर हम उसे बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ करना चाहें तो उसमें कुछ एंजाइम्स और ऐड होते हैं, प्रोटीएजेस और आरएनएजेस। ठीक है, तो वो एंजाइम ऐड होने के बाद आपको जो न्यूक्लिक एसिड निकल के आता है, प्रेसिपिटेट होता है, वो केवल डीएनए ही होता है। हमने जो किया था उसमें डीएनए के साथ आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं। पहला तो प्रोसीजर क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। आप इसे 2-3 लाइनों के अंदर लिख सकते हैं, लिख दोगे ना सारे के सारे। ठीक है, दूसरा जो प्रोसीजर है, देखिए तीनों सैंपल का हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया है। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है डाइजेशन विद एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का जब ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या होगा, जो आपने डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स निकल गए हैं, इस पर जब एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। और अभी भी ये किसके अंदर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स
टूटे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों के लिए आपने प्रिपेयर कर लिया। किसके लिए? सैंपल ए, बी एंड सी, तीनों के लिए प्रिपेयर हो गया। तो दो स्टेप हो गए, पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, दूसरा क्या है? डाइजेशन विद एंडोन्यूक्लियस। देखिए किताब में क्या है, लगातार लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको जब स्टेप वाइज तोड़ लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तीसरा जो स्टेप है वो आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए मैंने आपको एक छोटा सा एक एपरेटस बताया था। ये कुछ इस तरीके का मैंने बताया था ना। इसमें क्या होता है? जेल। इसमें जेल में छोटे छोटे वेल्स बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं। तो सैंपल जो आपने ए, बी और सी दिया था वो इन गड्ढों के अंदर आप क्या कर देते हैं? इसे लोड कर देते हैं। ठीक है, लोड करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा है, इधर भी इलेक्ट्रोड लगा है, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन भरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये चार्ज इसमें लगा रहता है, ऑल ओवर डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा ना। तो ये जो डीएनए अब मैं बना रहा हूं यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से फ्रेगमेंट्स नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने बनाए हैं, सिर्फ ये मैंने बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिखाई देते हैं। ये दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई दे जाते तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधे ही पहचान लेते, बाकी टेक्निक की जरूरत ही नहीं थी। तो ये किस में आ गए? जेल पर आ गए ना। तो ये सैंपल ए, बी और सी, मान लीजिए किसी जगह से आपने कोई ब्लड ड्रॉप मिली है जो सैंपल ए है, और दो व्यक्तियों पे जिन पे शक है उनके सैंपल बी और सी हैं। अगर बी और सी में से कोई मैच होता है उसके साथ, तो मैच होता है तो आप निश्चित रूप से सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि घटनास्थल पे ये व्यक्ति प्रेजेंट था। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके के केस को आप अज्यूम कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इसमें काम है वो इतना ही है कि पूरे जो डीएनए सैंपल्स हैं उनको अरेंज कर देना। ठीक है, अब आपके पास जेल आ गई ना। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या बताया था मैंने पहले? देखिए मैं देख लेते हैं यहाँ पर जो बताया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो अब हो गया। इसके बाद बफर सॉल्यूशन में हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे इसे ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए एक अलग से अपरेटस डिजाइन है आपके पास। थोड़ा गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। देखिए ये एक बड़ा आपके पास क्या है? एक बड़ा चेंबर है। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर बफर सॉल्यूशन भरा है, और आपने एक यहां पर एक ग्लास की स्लैब लाइक स्ट्रक्चर यहां पे रखी है। ठीक है, और उस स्लैब के ऊपर आपने क्या रखी? जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो जेल आई है ना, वो जेल को रखा जिसपे वो अरेंज्ड है। ठीक है, अब इसको क्या है कि मैं ऐसे बनाएंगे ना 3D में तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसको मैं आपका ये वाले साइड से दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। देखो बेटा कि भाई आपने ये चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या भरा हुआ है? बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और आपने यहां पर एक रख दी थी स्लैब, ग्लास की स्लैब। ये जैसे डस्टर की, ये मान लीजिए पूरा डस्टर की तरह ग्लास की स्लैब है। तो इसमें आपको कौन सा, ये वाला हिस्सा आगे वाला ही दिख रहा है ना, केवल यही हिस्सा दिखना है आपको। ठीक है, इसके ऊपर आप रखते हो एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर कैसे रखते हो? जैसे कोई भी पेपर से अगर आप उसे अज्यूम करें, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उससे थोड़ा सा ढंग से आपको समझ में आएगा। जैसे ये ग्लास स्लैब रख दी आपने।
ठीक है, तो है तो ये पूरी स्लैब, आपने फिल्टर पेपर रखा है ऐसे इसके ऊपर, जो कि दोनों तरफ से आपने इसको क्या कर दिया है, थोड़ा थोड़ा इसे मोड़ दिया है। मोड़ा आपने किस लिए है इसको, ये ऐसे मोड़ दिया है तो आपको ऐसे दिखाई देगा ना। अब देखिए, इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर विक। ये मोड़ा हुआ इसलिए है ताकि ये डिप रहे किसमें, बफर सॉल्यूशन में। तो अब यहां पर देखिए, जो फिल्टर पेपर आपको दिखाई देगा बेटा, मैं एक ब्लू कलर से ही बना देता हूं इसे। ये यहां से, सॉरी ये रेड से ही बनाए थे, बाद में ब्लू से दूसरा बनाए। ये फिल्टर पेपर है, इतना क्लियर है ना आपको। इसके बाद हम इसके ऊपर क्या रखते हैं, जेल। इसको दूसरे कलर से बनाना चाहिए। ये क्या रख दिया आपने, जेल। ठीक, बिल्कुल इसी सीक्वेंस से आ रहे हैं। ये क्या है, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब के ऊपर क्या है, ये फिल्टर पेपर विक है। इसके ऊपर आपने क्या रख दिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो किया हुआ, जिसमें अरेंज थे, तीनों सैंपल हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या रखेंगे, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। ये देखिए, ये नाइट्रोसेल्युलोज पेपर इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर आप क्या रखेंगे, कई सारे फिल्टर पेपर। सारे एक तरीके से ये मानिए कि एक ही साइज के हैं। ये फिल्टर पेपर रख दिया और ऊपर आपने क्या रख दिया, एक आपने रख दिया वेट। ये वेट रख दिया, तो एक तरीके से आपका ऑपरेटस तैयार है ना। अब इसमें से क्या है, आप गौर करना, बफर सॉल्यूशन में डूबा हुआ है तो सारा सॉल्यूशन इसमें चढ़ेगा, इसमें चढ़ जाएगा। इसमें चढ़ने के बाद इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की हुई जो आपने जेल रखी उस पर चढ़ा, उससे फिर ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज पेपर की तरफ चढ़ा, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर से फिल्टर पेपर्स में चढ़ा और ऊपर की तरफ, यानी जो सॉल्यूशन का जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं वो इस साइड में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक पीएच बड़ा स्पेसिफिक है, उस पीएच की वजह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो तो सारे डबल स्टैंडर्ड थे ना, तो उनमें से क्या है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड होकर के नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर वो चिपक जाते हैं। इस टेक्निक को करने का हमारा मतलब क्या, इसको ब्लोटिंग टेक्निक बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि इससे हम वो जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने सेपरेट करे थे तीनों प्रकार के, वो किस पे आ जाए, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे आ जाए। नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे आ गए। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें, मान लीजिए नाइट्रोसेल्युलोज पेपर हमने कैसा बनाया था, हमने ब्लू कलर का बनाया था ना। ये नाइट्रोसेल्युलोज पेपर है, इस पर वो सैंपल्स आ गए। देखिए अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन हम उन्हें मान लेते हैं कि वो तीनों सैंपल के इस तरीके से उसके अंदर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। इतना मान लिया। अब इन्हें विजुलाइज करना है, हमें देखना है इन्हें। तो जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर है, मान लीजिए ये नाइट्रोसेल्युलोज पेपर है, उसको हम क्या करेंगे, उसको VNTR का जो सॉल्यूशन होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स वाला, जिसके साथ रेडियो लेबल्ड डीएनए, सॉरी रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, उसके साथ इसको उसमें डिप करेंगे ऐसे ऐसे, बिल्कुल उसके अंदर। जैसे बड़ा सा एक हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में इसको डिप करेंगे, ताकि जो जितने भी ये टुकड़े हैं ना, ये डीएनए वाले टुकड़े, इनके साथ वो रेडियो लेबल VNTR सभी के साथ है, सभी के साथ हाइब्रिडाइज हो गया, जुड़ गया। तो देखिए अब जो स्टेप आया ना, देखिए पहला स्टेप क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। दूसरा क्या था, डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा स्टेप क्या था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप आपने जो अभी पीछे देखा, ये स्टेप क्या था, ये चौथा स्टेप है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए ऑन नाइट्रो
सेल्यूलोज पेपर। ये हो गया। अब पांचवा स्टेप जो मैंने अभी आपको बताया था, यस, आपको लिखना है पांचवा स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन विद VNTRs, रेडियो लेबल्ड VNTRs कर दिया। लेकिन अभी भी हमें ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है यहाँ पे, ये कि भी इसके साथ हाइब्रिडाइज हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं ये भी। अब हम क्या करेंगे, छठा जो स्टेप आएगा वो आएगा ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करेंगे बेटा, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर था आपका, ये जिस पे VNTR और दोनों लगे हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सरे फिल्म लेते हैं, वो इसके ऊपर रख देते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो जहां जहां रेडियो लेबल पदार्थ होगा उसके इसके ऊपर डीकलराइजेशन हो जाएगा। फिर हम इसको डेवलप करेंगे। ये पूरी टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी कहलाती है कि भी कोई भी चीज़ है वो रेडियो लेबल्ड पदार्थ के साथ उसको कंटेन कर रही है, उसके ऊपर अगर हम फोटोग्राफिक फिल्म को या एक्सरे फिल्म को रखते हैं तो उसके ऊपर जो निशान बन जाते हैं, उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। तो जब आप देखेंगे, ये ऑटो रेडियोग्राफी होगी, और लास्ट में होगा मैचिंग। सेवंथ स्टेप क्या होगा, मैचिंग, ठीक है, मैचिंग होगा। तो उसमें क्या है, ये आपके पास ये एक्सरे फिल्म है, ठीक है, एक्सरे फिल्म है, और ये पूरी की पूरी क्या आपको, जैसे इसका कलर हमने क्या बनाया, ब्लैक बनाया, ब्लैक ही होती है। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा बच्चे। एक्सरे तो आप सभी ने देखा है ना, देखो ये सैंपल ए, ये बी और ये सी, ठीक है। यहां पर निशान जो बन रहे हैं रेडियो लेवल के, ये बन रहे हैं, ठीक है। मैच कौन से हो रहे हैं, ए और सी। इसका मतलब जो आपको ब्लड सैंपल वहां से मिला है वो किसका है, सी का है, ठीक है। आ जा भाई, उसको फिर इंटेरोगेशन में ले लेते हैं। तो ये टेक्निक है DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसी से डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को भी हम सोल्व करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्थापित करते हैं, कोई आपराधिक मामले को भी सुलझाते हैं। इंडिया में जो ज़्यादातर ये काम होते हैं, ये CCMB हैदराबाद में होते हैं, बहुत शानदार सेंटर है। तो ये इस तरीके से है। कोई कन्फ्यूजन बेटा? एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, सबको क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA। जितने भी सैंपल आपके कंसिडरेशन में, सबको लेकर के आप उन्हें क्या करते हो, DNA को एक्सट्रैक्ट करते हो। दूसरा स्टेप क्या है, एंडोन्यूक्लियस से उनके DNA को डाइजेस्ट कर देते हो, जिससे कि वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में विभाजित हो गया। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस मैंने आपको दिखाया था, उसमें वेल्स में सैंपल्स को लोड करके आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिससे कि वो सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं उनके फ्रेगमेंट्स। उसके बाद क्या था, ठीक है, DNA को ट्रांसफर करना है। स्टेप कौन सा है इसमें, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे। उसके लिए एक अपरेटस हमने यहाँ पर आपको जो डिजाइन है अपरेटस ये दिखाया था, ये वाला। ये आपको समझ में आ गया? 3D में समझाने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे उससे बता दिए थे, ठीक है।
तो इस तरीके से नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आ गए, स्पेसिफिक पीएच की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और केवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन विद वीएनटीआर। वीएनटीआर सारे क्या है, रेडियो लेबल्ड है। इंडिया में जो वीएनटीआर यूज होता है वो क्रेत का डीएनए यूज होता है, उसके अंदर रेडियो लेबल्ड है, लगभग रिपीटेटिव सीक्वेंस है, वो उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो ह्यूमन डीएनए के साथ वो हाइब्रिडाइज हो जाता है। अब ये हाइब्रिडाइज हो गया, इसके बाद इसे विजुअलाइज करना है, तो इसके लिए आपने क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में आपको पता है कि जो रेडियो लेबल्ड पदार्थ को कंटेन किए हुए शीट है उसके ऊपर हम एक्सरे फिल्म रखते हैं, थोड़ी देर रखने के बाद उसे हटा करके हम डेवलप कर लेते हैं, तो वो ऑटो रेडियोग्राफ बोलते हैं उसको। अब ये आपके सामने क्या आ गया, ऑटो रेडियोग्राफ। ये ऑटो रेडियोग्राफ है और ये फाइनल स्टेप है कि ऑटो रेडियोग्राफ में हमें जितने सैंपल्स लोड किए हुए थे एक साथ हैं उनको हम मैच कर लेते हैं, जो सैंपल मैच होते हैं वही फिर सस्पेक्टेड आपके पकड़ में आ जाता है। ठीक है, क्लियर सारी चीजें।